हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के सामने लेके आया हूं अगली क्लास। तो देखिएगा, पिछली क्लास में हमने स्वर के बाद में व्यंजनों को शुरू किया था और व्यंजनों को मैं आपसे अच्छी तरह से समझा चुका हूं। सभी व्यंजन जो है उनकी चर्चा मैं आपके साथ में अच्छी प्रकार से कर चुका हूं। अब मैं आपके साथ में पहले पिछली क्लास को रिवाइज करता हूँ, उसके बाद में मैं आज नई क्लास शुरू करता हूँ। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से जो आपके व्यंजन है, इन सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, सघोष अघोष पढ़ेंगे, ये सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी जानकारियां पढ़ेंगे। आज की क्लास के आखिरी में 5 वर्ण य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व, ह, इन 5 वर्णों के मैं आपको कम से कम 7, 8, 9, 10 नाम बताने वाला हूं। वो सारे हम आज की क्लास के आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास यानी कि पिछली क्लास जब मैंने शुरू करी थी तो उस क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यंजनों को हमने 6 प्रकार से वर्गीकृत किया, उसके आधार पर पढ़े। सबसे पहले अर्थ पढ़ा, फिर विच्छेद पढ़ा, भेद पढ़े, मूल संख्या, कुल संख्या, लिंग वचन पढ़े, ये सब पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़े थे सारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के कितने नाम होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद में मैंने आपसे बताया था कि अंतःस्थ 4 होते हैं, साथ साथ में इनमें से कुछ नए प्रश्न बनते हैं, आपके सामने वो लेके आया था। उसके बाद में मैंने आपसे चर्चा करी थी ऊष्म व्यंजन 4 है, इनके संघर्षी ऊष्म संघर्षी कहते हैं, ये सारी बातें बताई थी। उसके बाद में संयुक्त वर्ण बताए थे, इन पे चर्चा करी थी। उसके बाद में आखिरी बात जो बताई थी वो द्विगुण बताई थी, और द्विगुण के इतने नाम बताए थे मैंने आपको पिछली क्लास में। तो ये सारे नाम है जो कि द्विगुण के हैं, ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। आज की क्लास में जब आखिरी जब रहेगी तो यर अलावा ह का भी मैं ऐसे ही विश्लेषण करूंगा आप सभी के सामने। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। साथ साथ में बात करना है कि जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, ये जो सीरीज है ये हिंदी की शुरू से आखिरी तक कराई जाएगी। ये हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला के बाद आपकी संधि, फिर छंद, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपसे पूरी गारंटी देता हूं। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके बाद में हमारी एक क्लास और भी आएगी व्यंजन की, जिसमें कि हम व्यंजनों का अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें शायद मैं आप लोगों के साथ लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि जब तक हमारा सेटअप तैयार हो चुका है, बस कैमरा नहीं आया था, वो भी आ जाएगा। मतलब जितनी भी उसमें दिक्कतें रह रही हैं लाइव आने में, वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, और वो सारी फिर हम लाइव आकर के मैं आपसे वार्तालाप किया करूंगा, आपसे पढ़ाने का काम शुरू किया करूंगा। ठीक है, बस आपका एक छोटा सा काम है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ठीक है, ताकि हम जब लाइव आकर के मैं आप लोगों के साथ पढ़ाना शुरू करूं तो हमारी संख्या अधिक हो, ताकि हमें पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, तो ये सारी बातें करने के बाद हम शुरू करते हैं आज की हिंदी की अगली क्लास। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। ध्यान रखिएगा, सभी वर्ण जो हैं, इन सभी वर्णों का हम शुरुआत में पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बाद में हम पढ़ेंगे सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के लिए जैसे मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, वर्ग 5 है। कौन कौन से, जल्दी जल्दी से लिखते हैं कि सबसे पहले क, ख, ग, ये क वर्ग जो है सबसे पहले। दूसरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, और अंतिम आपका आता है प, फ, ब, भ और म। ये आपके 25 जो हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आसान सी बात है, ये आपके जो 25 है ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन तो कहलाते हैं, अब समझिएगा मेरी बात को, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, अब हमने इनका सीखना है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान सीखने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। देखिएगा, सभी वर्ण जो है इनका ये पहला, ये दूसरा, ये सभी का तीसरा, चौथा और पांचवा, जब मैं आपसे बात करता हूं पंचमाक्षर की, पंचमाक्षर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पंचम, जो पांचवा जो वर्ण है, जो आपका पांचवा जो वर्ण है, सभी वर्गों का आखिरी वर्ण, यानी कि सभी वर्गों का आखिरी पांचवा जो वर्ण है,
ये आपका क्या कहलाता है? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। पंचम यानी कि 5, तो 5वां जो अक्षर है उसे हम क्या कहेंगे? पंचमाक्षर। लेकिन अगर इस पंचमाक्षर का हम उच्चारण स्थान जानने की कोशिश करें तो आप इनमें से किसी का भी उच्चारण करिएगा, किसी को भी बोल के देखिएगा। जब भी आप इनको बोलते हैं, इन 5 में से जब भी आप किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो जो वायु है वो मुख के साथ साथ में नाक में से निकलने का भी प्रयास करती है। यानी कि इन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख के साथ साथ में जो वायु है, जो ध्वनि है, वो नाक की सहायता भी लेती है, नाक की सहायता भी लेती है। इसीलिए इस पांचवें वर्ण को हम क्या कहेंगे? इस पांचवें वर्ण को हम कहेंगे अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक, अनुनासिक, अनु मतलब अनुसार, नासिका, नासिका के अनुसार, यानी कि ये पांचवा जो सभी का था क्या कहलाया? अनुनासिक। और अनुनासिक के साथ ही इसका एक नाम और भी आता है, इसका एक और नाम क्या आता है? नासिक के। नासिक के यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय मुख के साथ साथ में नाक की भी सहायता ली जाती है, वो आपका क्या कहलाता है? अनुनासिक या नासिक के। ठीक है, तो पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात में मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं। मैं आपसे बहुत छोटा सा फॉर्मूला देता हूं जिसका नाम है KTM दो। KTM दो, KTM आपने बाइक देखी होगी, वहीं से एक बाइक फॉर्मूला आया KTM दो। KTM दो को आप लिख दीजिएगा KTM दो। हो गया? अब हो गया तो आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब के से कंठ, के से कंठ को पहला जो वर्ग है, क वर्ग जो है, क ख ग घ, कहां से उच्चारित किए जाएंगे? कंठ से। उसके बाद में टी से क्या बनता है? तालु, या इसे हम तालव में भी कह सकते हैं। तो च वर्ग का च छ ज झ कहां से उच्चारित हुए? तालु से। उसके बाद में एम, एम यानी कि मूर्धा, मूर्धा यानी कि मूर्धन्य भी कह सकते हैं। तो जो ट वर्ग है, ट ठ ड ढ कहां से उच्चारित हुए? मूर्धन्य से यानी कि मूर्धा से। उसके बाद में द से दंत, दंत कहें या दंते कह सकते हैं कि दांत की आवश्यकता। त थ द ध को जब आप बोलते हैं तो जीभ जो हमारी होती है वो जीभ जो हमारी होती है वो दंत को स्पर्श करती है, इसलिए दंते कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आपका ये है कि ओष्ठ्य, ओ से ओष्ठ्य आपका होगा, ये लीजिएगा, ये हमने लिख दिया ओष्ठ्य। तो जब ओष्ठ्य का मतलब क्या है कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी दोनों ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ओष्ठ्य। यानी कि पूरा प वर्ग प फ ब भ क्या कहलाएगा? ओष्ठ्य कहलाएगा। समझ में आई बात? आज आसान बात थी, समझ में आई कि नहीं? अब जो मैं आपसे बताने वाला हूं देखिएगा, आपके यूपीएसआई 2017 में प्रश्न पूछा गया कि अगर आपका एक ओष्ठ्य काट दिया जाए तो आप किस वर्ण को नहीं बोल सकते हैं। तो देखिएगा कौन सा वर्ण ऐसा है जिसको आप नहीं बोल सकते हैं। तो जिसको ओष्ठ्य की सहायता लेनी पड़ेगी उसी को तो नहीं बोल पाएंगे, यानी कि न प को बोल पाएंगे, न फ को, न ब को, न भ को। तो ये 4 वर्ण ऐसे हैं या प वर्ग ऐसा है, यदि एक ओष्ठ्य की सहायता नहीं लेंगे तो ये जब तक हम नहीं बोल पाएंगे। समझ में आई बात? बड़े आसान तरीके से आपके सामने केवल स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताया है। समझ में आई ने? जो आपका स्पर्श व्यंजन है उन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन समझ में आए? स्पर्श व्यंजन अगर आपको समझ में आए हैं तो आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद में हमारे क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन के बाद में हमारे आते हैं अंतःस्थ, और अंतःस्थ के बाद में हमारे क्या आते हैं? ऊष्म। तो मैं दोनों को एक साथ में लिख लेता हूं। मैं स्पर्श व्यंजन के बाद में अंतःस्थ और ऊष्म दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। और मेरी बात समझिएगा, अब हम इनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं तो देखिएगा, अंतःस्थ में भी 4, ऊष्म में भी 4। कौन कौन से 4? सबसे पहले य, र, ल और व, हो गए 4। अब इधर की बात करें तो यहां भी 4 है, श, श, स और आखिरी कौन सा है? ह। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? अब 4 वर्ण यहां है, 4 वर्ण यहां है। अब देखिएगा, बहुत बिल्कुल भी आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप सबसे पहला हम कहें कंठ से चले, गले से चले, गले से चलने के बाद में हमारा कौन सा स्थान आता है? गले से हम चले, पहला वर्ग हमने छोड़ दिया,
दूसरा अगर हम बात करें तो तालु आया। भाई गले को हमने छोड़ दिया, पहला उच्चारण स्थान था। देखिए मैं आपसे पिछला दिखाता हूं, इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ऐसे ही तो आते हैं। तो ऐसे ही तो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहला हमारा गला, या इसको समझाने का दूसरा तरीका देखिएगा, सबसे पहला वर्ग, पहला स्थान कौन सा, गले से चले कंठ, कंठ के बाद में क्या आता है, तालु, दूसरा तालु, तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा, ये मूर्धा आ गया, मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत, ये दंत आ गया, दंत के बाद क्या आता है, ओष्ठ आ गया। तो हमारे सबसे बाहर के ओष्ठ, या नीचे से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बाहर से पढ़ेंगे, सबसे पहले होठ, फिर दांत, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर आपका तालु, फिर आपका कंठ। बहुत आसान तरीके से समझाए। देखिएगा अब कई बार आप मूर्धा क्या है, इस मूर्धा को नहीं समझ पाते हैं, तो मूर्धा के लिए मैंने आपसे सिंपल सा बताया था, या इसे हम मूर्धन्य भी कह सकते हैं। देखिएगा जब भी आप कोई गरम चीज पीते हैं, चाय पीते हैं, आप कॉफी पीते हैं, तो पीने के साथ साथ में जो ऊपर का भाग, जो आपके तालु के पास का भाग जल जाता है गर्म चाय पीने से, गर्म कॉफी पीने से, तो जो स्थान जलता है वही आपका मूर्धा कहलाता है। दांत और तालु के बीच का जो स्थान है वही आपका क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। आसान तरीका था। अब इसी तरीके को मैंने आगे बढ़ाया और आपसे कहा, देखिएगा सबसे पहला हमारा गला, गले के बाद क्या आता है, तालु आता है कि नहीं, तो सबसे पहले हमारा गले के बाद में क्या आया, तालु, तालु के बाद में क्या आया, मूर्धा, ये लिख दिया हमने मूर्धा, मूर्धा के बाद में क्या आया, मूर्धा के बाद में आया दंत, तो ये हमने लिख दिया दंत। अब मैं आपसे सिंपल सी बात बता रहा हूं भैया, ये तालु के सामने कौन लिखा है, श, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कहां से हुआ, तालु से हुआ। इसके इधर कौन लिखा है, य, तो य का उच्चारण स्थान भी कहां से हुआ, तालु से हुआ। दूसरी बात समझिएगा, ये मूर्धा या मूर्धन्य के सामने कौन लिखा है, श, दूसरे वाला, तो ये इसका उच्चारण स्थान कहां हो गया, मूर्धा। इधर की बात करें तो इधर भी भैया कौन लिखा है, इसके सामने र लिखा है, र का उच्चारण स्थान भी कहां से हो गया, मूर्धा से हो गया। उसके बाद में दंत के साथ में कौन है, स और इधर है ल, यानी कि इनका उच्चारण स्थान सीखने में आपको जरा सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आसान बात है कि नहीं। अब इनको सीखने के लिए कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ा, इतनी आसान सी चीजें हैं, आप ऐसे रटते रहते हैं। तो आज चीजों को समझना है। हिंदी में आपने रटना नहीं है कुछ भी, आपने केवल समझना है। जब इस प्रकार की बातें समझाई जाती है तो हिंदी बहुत आसान हो जाती है। वैसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब ऐसे समझाया जाए तो हिंदी आसान हो जाती है। आसान होती है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करता हूं, देखिए इधर हमारा व बचा, इधर हमारा ह बचा। अब समझो, आप बोल के देखो व, आप बोल के देखिएगा व, आप एक बार व बोल के देखिएगा। जैसे ही आप व बोलते हैं, जैसे ही आप व बोलते हैं तो आपका ऊपर का दांत, ऊपर के दांत नीचे के ओष्ठ को स्पर्श करते हैं जब भी आप व को बोलते हैं। बोल के देखिएगा। और अगर ऊपर के दांत नीचे के ओष्ठ को स्पर्श करते हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे जब व को बोलते हैं तो दो उच्चारण स्थान की आवश्यकता लेनी पड़ती है। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला दांत, और दूसरा कौन सा है, नीचे का ओष्ठ। तो भैया सिंपल सी बात है कि दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से कौन बोला जाएगा, दोनों की सहायता से कौन बोला जाएगा, व बोला जाएगा। यानी कि व को हम कह सकते हैं दंतोष्ठ। समझ में आया कि नहीं, इसको हम आसानी से दंतोष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि दांत प्लस ओष्ठ, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दंत्योष्ठ। समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान, बिल्कुल समझना है आपने। आगे बात करिएगा ह के बारे में। अब आपके सामने लिख दिया ह, ह को जैसे ही आपने लिखा तो ह को बोल के देखिएगा, ह को बोलिए। अब ह को जब आप बोलते हैं तो ह को बोलते समय तो कुछ समझ में नहीं आया कि ना तो जीभ ने प्रयास किया है, ना होठों ने प्रयास किया है, ना दांत ने प्रयास किया है, ना तालु ने प्रयास किया है। सिंपल सा एक बात समझ में आई कि भैया अंदर से ह को बोलते समय अंदर से वायु आई, गले को टकराई और मुख से तेज प्रवाह से निकल गई। अंदर से वायु आई, गले को टकराई, तेज प्रवाह से निकल गई। और लेकिन हमने ये बात तो समझनी है कि अंदर से वायु आई, टकराई कहां, गले, फिर चली गई। मतलब एक उच्चारण स्थान को तो स्पर्श हुआ किया है वायु ने। कौन से उच्चारण स्थान को स्पर्श किया है, इसने उच्चारण स्थान को स्पर्श किया है, किसको, कंठ को।
किया कि नहीं? तो बस हमने इतना सा ही समझना है कि भैया हमारे ह का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपके सामने उच्चारण स्थान आते हैं। समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं समझ में बात? तो ये आपके सामने सारे के सारे उच्चारण स्थान मैंने आपको फटाफट से 10 मिनट में करा दिए हैं। अब आप कहोगे कि सर व्यंजन स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं कराया, तो स्वरों का उच्चारण स्थान जब मैंने स्वरों को 8 भागों में बांटा था, पहले दिन 7 और दूसरे दिन 8वें भाग बताया था, तो उस समय मैंने उच्चारण के आधार पर भी सभी स्वरों को बांट दिया था, जो कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाइएगा और हमारी दूसरी तीसरी वर्णमाला की क्लास को देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये हमारे थे उच्चारण स्थान। अब जैसे हमारे उच्चारण स्थान समाप्त होते हैं, जैसे हमारे उच्चारण स्थान खत्म होते हैं, खत्म होते ही हमारे दिमाग में एक प्रश्न और आता है कि हम कई बार इन्हीं वर्णों को हम प्राणत्व के आधार पर बांटते हैं। प्राणत्व मतलब वायु के आधार पर इनको बांटते हैं, इन्हीं को हम श्वास के आधार पर बांटते हैं कि नहीं? तो हम इनको चाहे प्राणत्व कहें, चाहे वायु कहें, चाहे इनको हम श्वास कहें, तो इस आधार पर भी इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। 2 कौन कौन से भाग? तो इस आधार की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांट लिए गए। कौन कौन से? सबसे पहला जो भाग है वो आपका आता है अल्प प्राण। दूसरा आपका जो भाग आता है वो आता है महाप्राण। सबसे पहले अल्प प्राण और दूसरा कौन सा आया? महाप्राण। आसान बात है, सबसे पहले अल्प प्राण और दूसरा कौन सा आता है? महाप्राण। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम अल्प प्राण को पढ़ें तो देखिएगा, अल्प प्राण 2 के मेल से बना है, अल्प और प्राण। प्राण का मतलब होता, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिन वर्णों को बोलते समय मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है, या मुख को कम प्रयास करना पड़ता है, कम मात्रा में वायु निकलती है, वही क्या कहलाते हैं? हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको अल्प प्राण समझ में आया, तो दूसरी बात है कि महाप्राण भी समझ में आया होगा। हम इसे कम वायु कहें या कम हम इसे श्वास कह सकते हैं। दूसरी बात, यहां इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यहां कम किस आवश्यकता थी, यहां कितनी वायु की आवश्यकता होगी? ज्यादा वायु की। तो अल्प प्राण मतलब कम वायु, और महाप्राण का मतलब है कि ज्यादा वायु या ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है महाप्राण। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ है ही नहीं। इतने आसान से शब्दों में मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब आप बात करते हैं हम इनकी बात करते हैं कि इतना तो हमने सीख लिया, क्योंकि डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में आते नहीं है। आपके एग्जाम में तो आते हैं वर्ण, कि भाई कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो मैं आपसे सिंपल सी बता रहा हूं कि भैया अल्प प्राण को आप जब भी पढ़ेंगे, तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला आता है कि अल्प प्राण को आप ऐसे याद रखें कि अल्प प्राण 135, अल्प प्राण 135। और अगर महाप्राण की बात आए, अल्प प्राण को आपने 135 कहा था, तो महाप्राण को आप क्या कहेंगे? 24। अब 135 और 24 तो समझ में नहीं आई, क्या बात है क्या बात नहीं है। तो देखिएगा, जब मैंने आपके सामने वर्णों को बांटा था तो मैंने क्या कहा था? स्पर्श व्यंजन में 1 2 3 4 5, मतलब कि सभी वर्गों का पहला, सभी वर्गों का तीसरा, सभी वर्गों का पांचवा। 1 3 5 135 हुआ कि नहीं? और अगर हुआ तो चलिए फिर इनको बांट लीजिएगा फटाफट। इनको अगर हम बांटेंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि 135 का मतलब क्या हुआ कि ये क, ये ख, ग, घ, अंग, उसके बाद में च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध, न, और आखिरी था प, फ,
ब भ म। हुआ के नहीं? अरे हुआ के नहीं? तो अब मैं वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि 135 1 2 3 4 5 सभी का पहला पहला क्या कहलाएगा? सभी का पहला पहला अल्प प्राण, सभी का दूसरा दूसरा क्या कहलाएगा? महाप्राण, सभी का तीसरा तीसरा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण, सभी का चौथा चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण, सभी का चौथा महाप्राण, सभी का पांचवा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। आसानी से आपको समझ में आई होगी कि सभी वर्गों का पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। समझ में आई? यहीं से हमने इसको समझ लिया है। लेकिन हमारे जो वर्ण है केवल ये तो स्पर्श व्यंजन हुए, सब स्पर्श व्यंजन हुए, अभी तक आपके अल्प प्राण, अंतःस्थ और ऊष्म तो बचे हैं, अंतःस्थ और ऊष्म तो बचे हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले कौन सा है? अल्प प्राण। सबसे पहला कौन सा है? अल्प प्राण। दूसरा कौन सा है? महाप्राण। तो मेरी बात समझो, इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ, अंतःस्थ में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व। उसके बाद में आते हैं ऊष्म। ऊष्म में कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। ये आते हैं कि नहीं? तो समझो, एक बात सिंपल सी समझ लेना, सिंपल सी समझ लेना कि सबसे पहला कौन सा? अल्प प्राण। सबसे पहला कौन सा अल्प प्राण? पहला वर्ण कौन सा? अल्प प्राण। तो मेरी बात समझो कि पहला, इनमें से पहला कौन सा आएगा? पहला तो अंतःस्थ है, तो पहला कहां चला जाएगा? पहला चला जाएगा अल्प प्राण में और दूसरा कहां चला जाएगा? महाप्राण में। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, यहां से आपको समझ में आनी चाहिए थी। उसके बाद में ये आपके मूल स्वरों की बात हो रही है, मूल स्वरों में ना मूल व्यंजनों की बात हो रही है। मैं केवल 33 व्यंजनों की बात करूंगा। उसके बाद कुछ विद्वान 39 को नहीं मानते हैं, हिंदी निदेशालय मानता है, तो वहां पर हम कह देंगे कि जो आपके बचे हैं, जो आपके बचे हैं संयुक्त वर्ण, वो सारे महाप्राण में आ जाएंगे। पहला ड़ अल्प प्राण में, ढ आपका महाप्राण में। मैं आपको ये बात पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपके सामने अल्प प्राण और महाप्राण रहे। आसान बात है, कितनी आसान बात है। सारी बातें आपको आसान 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 तरीके से समझ में आ रही है। उसके बाद में आइएगा बात करते हैं, क्योंकि केवल अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर ही नहीं बटे हैं, इसके अलावा भी वर्णों को कुछ भागों में बांटा गया। किस तरीके से बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया, तो इन्हीं को अब समझने की बात है। अब आप समझिएगा, हम इन्हीं वर्णों को जैसे अल्प प्राण महाप्राण या प्राणत्व के आधार पर बांटा है, ऐसे ही घोषत्व के आधार पर बांटते हैं। घोषत्व का मतलब क्या है कि घोष मतलब कि कंपन। घोष मतलब क्या होता है? कंपन। घोष मतलब क्या होता है? नाद। घोष मतलब क्या होता है? गूंज। यानी कि आप ऐसा समझिएगा, जैसे आपके पास गिटार होती है, जैसे आप गिटार रखते हैं, तो गिटार में जैसे तार होते हैं, गिटार में आपने देखे होंगे ऐसे 4 तार लगे होते हैं कि जब इनको स्पर्श किया जाता है तो झनकार उत्पन्न होती है। झनकार उत्पन्न होती है जब इनको स्पर्श किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही समझिएगा कि जैसे जैसे गिटार में ये लगे होते हैं तार, ऐसे ही हमारे गले में भी स्वर तंत्र लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? हमारे गले में भी स्वतंत्र लगे, स्वर तंत्र लगे होते हैं। देखिए, इनका नाम है स्वर तंत्र। हमारे गले में भी क्या लगे हैं? स्वर तंत्र लगे हैं। और जब स्वर तंत्र से वायु टकराती है तो कुछ में कंपन पैदा होता है, लेकिन कुछ में कंपन पैदा नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि घोषत्व, कंपन या नाद या गूंज के आधार पर भी वर्णों को कितने भागों में बांट दिया गया, व्यंजनों को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांटा गया। क्या बात कही? बात ये कही आपसे कि सबसे पहला कौन सा? सबसे पहले हम कहेंगे सघोष, या इसी को हम कहेंगे घोष। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अघोष। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सघोष और अघोष कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्रियां जो है, नाद या कंपन पैदा होता है। जो कंपन होता है वो क्या कहलाएगा? आपका सघोष कहलाएगा। और जब कंपन पैदा नहीं होता है, आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा अघोष। समझ में आई बात?
समझ में आया कि नहीं? अब मेरी बात समझना, जैसे हमने उनका फॉर्मूला दिया था आपको अल्प प्राण महाप्राण का 135 और 24, ऐसे ही इनका भी है कि सभी वर्गों का पहला और दूसरा क्या कहलाता है? अघोष। सभी वर्णों का तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है? सभी का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सघोष या घोष। आसान सी बात थी। अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे इसका भी डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा क्या? मैंने आपके सामने लिखा कि अघोष या सघोष समझ लीजिएगा। दूसरा है सघोष या आपका दूसरा क्या कहलाता है? घोष। तो अभी मैंने आपसे बताया कि भैया सभी का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? सभी वर्गों का पहला दूसरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है अघोष। और सभी का तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है? ये कहलाता है सघोष। समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अगर आई तो दोबारा से इसको समझिएगा। दोबारा से मैं फटाफट से लिखता हूं। पहला वर्ण क ख ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ। समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपसे बात करता हूं भैया ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये क्या हो गया? पांचवा हुआ कि नहीं? अब मैंने आपसे अभी भी क्या कहा? अभी जो बताया है कि पहला दूसरा, सभी का पहला दूसरा क्या कहलाता है आपका? सभी का पहला दूसरा कहलाता है अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। और बचा कौन सा? तीसरा चौथा और पांचवा। तो ये तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है? आपका कहलाता है सघोष या आपका कहलाता है, इसी को कहिएगा घोष। आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। कोई चीज है ही नहीं, कोई ऐसा मुश्किल का काम तो है ही नहीं। और जब मुश्किल का काम ही नहीं है तो फिर इसको आपने समझना है, इसको आपने रटना नहीं है, इसको तो आपने समझना है। उसके बाद में समझिएगा, हमारे अल्प प्राण और महाना वो अंतःस्थ आते हैं कौन कौन से? ऊष्म की बात कर रहा हूं। पहले मैं आपसे बात करता हूं ऊष्म की, उसके बाद में मैं आप, क्योंकि सीरियल से चलिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने पहले इनको रखूंगा। उसके बाद में आपके आते हैं य। ठीक है। अब यहां से छोटी सी बात आपने समझनी पड़ेगी। यहां से छोटी सी बात जो समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि जो आपके ये तीन है, जो आपके ये तीन है, कौन कौन से? ये जो आपके तीन है, ये जो आपके तीन है, इन तीनों को आपने अघोष बनाना है। क्या बनाना है? अघोष बनाना है। देखिएगा, मैं आपके सामने दोबारा से बताता हूं। ये जो आपके तीन वर्ण है श, श और स, ये तीनों के तीनों ही आपके क्या कहलाएंगे? अघोष। बाकी जो कुछ ये बच्चे हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे सघोष। समझ में आया कि नहीं? मैं आपके सामने लिख देता हूं, मैं आपके सामने इनको हटा करके लिख देता हूं। तो देखिएगा, ये जो आपके तीन वर्ण है, इन तीनों को उठा करके हम कहां रख देंगे? इन तीनों को हम उठा करके कहां रख देंगे? देखिए, श, श और स, तीनों को उठा करके हम रख देंगे, यानी कि ये तीन क्या हुए? ये तीन हुए आपके अघोष। और बाकी जो बचे हैं, ये जो बचे हैं, ये आपके सघोष ही कहलाएंगे। मतलब इनको आप यहीं के यहीं छोड़ सकते हैं, यहीं के यहीं आप इनको छोड़ सकते हैं। ह जो है, इसका आपने याद रखना है कि ह जो है वो आपका सघोष कहलाएगा। ह जो है वो आपका सघोष कहलाएगा, वो आपका घोष कहलाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी। एक बात और मैंने अभी तक नहीं बताई है, जो मैं स्वरों में बता चुका हूं, जो मैंने आपको कहां बताई थी? स्वरों में बताई थी कि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर जो हैं वे आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं?
सघोष होते हैं। ठीक है, ये कांता प्रसाद गुरु की डेफिनेशन जो है ये मैंने आपको शुरू में दी होगी, जिसके अनुसार मैंने बताया था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। अब आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है इनका। समझ में आया? तो ये देखिएगा, बहुत ये हमारी वर्णमाला की 5वीं 6ठी क्लास है। मैंने आपसे पहले कहा था कि भाग करके हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, भाग करके मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और भाग करके नहीं पढ़ाया होगा अभी तक। अब मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं, अब जो आपसे मैं इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूं वो क्या है? वो ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जितना भी हमने कुछ पढ़ा है उसमें आज की क्लास में सबसे पहले उच्चारण स्थान पढ़े, उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण पढ़े, उसके बाद सघोष अघोष पढ़े। अब जो मैं आपसे बताऊंगा य र ल व ह, इन 5 वर्णों पे मैं 5-5 मिनट की 2-2 मिनट की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपका, क्योंकि नाम आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से सबसे पहले जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो किसकी करूंगा? ये सबसे पहले जो चर्चा रहेगी वो करेंगे हम ह की। अब मैं आपसे पहले पूछता हूं, ह क्या है? अंतःस्थ है, ऊष्म है, स्पर्श है, क्या है? तो ह जो है ये आपका क्या आता है बताइएगा? स्पर्श में आता है क्या? नहीं आता है। यर लव में आता है क्या? नहीं आता है। मतलब ये आपका अंतःस्थ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि ये आपका कैसा वर्ण है? ये आपका ऊष्म व्यंजन है। पहली बात है ऊष्म है। दूसरी बात यह है कि ऊष्म का ही मैंने आपसे क्या नाम बताया था? ऊष्म का ही मैंने आपसे नाम बताया था, ऊष्म संघर्षी वर्ण बताया था कि नहीं? ऊष्म संघर्षी कह सकते हैं हम, कह सकते हैं। तो उसके बाद में देखिएगा, अब मैं बात करता हूं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ह का जो उच्चारण स्थान है अभी मैंने बताया था कंठ। भाई जब इसका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो सीधी गले को टकरा करके बाहर निकल जाती है तेज प्रवाह से, इसलिए केवल ह को बोलते समय वायु कंठ को टकराती है। व्यंजनों की बात कर रहा हूं। तो इसमें ह का उच्चारण स्थान क्या कर देंगे? ह का उच्चारण स्थान आप करते होगे क्या? कंठ। उसके बाद समझिएगा, इसी ह को ही हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण, या इसी का कई जगह आप काकल वर्ण के नाम से भी इसे जानते हैं। काकल्य वर्ण कहें या इसी को आप काकल वर्ण के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने एक नाम और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इसी ह को हम अलिजिह्वा वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिजिह्वा वर्ण भी कहते हैं। अब ये अलिजिह्वा क्या हुई, ये बात थोड़ी कम समझ में आई। अलिजिह्वा क्या हुई, ये बात हमारे थोड़ी सी कम समझ में आई। तो समझिएगा, आप देखिएगा शीशे के सामने आप अपना पूरा मुंह खोलते हैं। जब भी आप कभी शीशे के सामने खड़े हो और अपना पूरा मुंह खोलते हैं तो आप देखिएगा कि जीभ के पास, जीभ का जो मूल स्थान है उसके पास एक मांसपिंड दिखाई देता है जो कि ऊपर से लटका हुआ होता है। उसी को हम अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं। समझ में आई ना बात? तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद में मैंने कहा आपसे कि ये जो है अगर प्राणत्व के आधार पर बांटा जाए, अल्प प्राण है कि महाप्राण है? अभी बताया था अल्प प्राण है कि महाप्राण है। ह जो है आपका बताइएगा अल्प प्राण। अरे जब हमने ह को बांटा था तो ह को क्या कहा था? सघोष अघोष कहा था। तो सबसे पहले इसको हम सघोष अघोष में भी क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? देखिएगा ये लिखा हुआ है, ये सघोष में है तो आप इसको सघोष में करिए ना। सघोष लिखा नहीं लिखा है तो आप इसको सघोष भी तो कहेंगे, सघोष भी तो कहेंगे। इसके साथ प्राणत्व के आधार पर बांटते हैं तो अल्प प्राण या महाप्राण, इसको हम कहेंगे महाप्राण। बांटते हैं कि नहीं? तो इसको आप महाप्राण भी कहिएगा। ये सारे नाम हो गए ह के। उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसका हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसे हम कहते हैं स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा है? तो स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा है? अभी मैंने आपसे बताया था कि स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा होता है। स्वर यंत्रमुखी वर्ण वो वर्ण होता है कि जो जैसे गिटार में होते हैं ना स्वर तंत्रियां, जो तंत्री वो होती है, तार होती है, ऐसे ही गले में भी कुछ स्वर तंत्र लटके हुए होते हैं, उनको टकरा करके ध्वनि निकलती है। तो इसी को, इसलिए हम इसको ही ह को स्वर यंत्रमुखी वर्ण भी कहते हैं। तो ये सारी बातें थी जो हमने किसके बारे में पढ़ी है?
केवल ह के बारे में पढ़ी है। केवल किसके बारे में पढ़ी है? केवल ह के बारे में हमने पढ़ ली है। उसके बाद में यर लव का नंबर भी आएगा। देखिएगा एक एक करके इनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे य। सबसे पहले हमने पढ़ना है य। तो जैसे ही य को पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न निकल के क्या आता है कि य कौन सा वर्ण है? स्पर्श है, अंतःस्थ है या ऊष्म है? तो स्पर्श में क से म तक के, अंतःस्थ में यर लव और श श श ह जो आते हैं वो ऊष्म कहलाते हैं। तो य कैसा है? सबसे पहली बात तो यह होता है हमारा अंतःस्थ वर्ण। यह कैसा होता है? यह होता है हमारा अंतःस्थ वर्ण। उसके बाद में देखिएगा क्या हम यह वर्ण को द्वयोष्ठ कह सकते हैं? द्वयोष्ठ वर्ण कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? क्या हम यह को द्वयोष्ठ वर्ण कह सकते हैं? देखिएगा द्वयोष्ठ के बारे में आपसे बात करता हूं। द्वयोष्ठ कौन होता है? द्वयोष्ठ के बारे में मैंने जब आपसे बात करी थी तो केवल और केवल प वर्ग आता है। प वर्ग आता है तो क्या हम यह को रखें? नहीं रख सकते। तो फिर इसको कहां रखेंगे? तो फिर हम यह को इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो फिर हम कहां करेंगे इसे? यह को हमने कहा था अर्धस्वर। यह को हमने क्या कहा था? अर्धस्वर कहा था। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में जब हमने इसको अल्पप्राण महाप्राण में बांटा था तो हमने इसे कहां रखा था? हमने इसे रखा था अल्पप्राण में। हमने इसे कहां रखा था? अल्पप्राण में। यह के बारे में बात हुई। उसके बाद में हमने क्या कहा था? यह को इसके बाद में हमने क्या कहा था? तो ध्यान करिएगा। इसके बाद में हमने इसको कहा था अर्धस्वर कह दिया था। उसके बाद में सघोष अघोष में बांटेंगे तो कैसा रहेगा? उसके सघोष अघोष में ये रहेगा सघोष में आया था। यह को हम क्या कह सकते हैं? संघर्षहीन भी कह सकते हैं। मैं आपसे बता चुका हूं ये सारी बात पिछली क्लास में हमारी हो चुकी है कि यह जो है वो आपका संघर्षहीन भी आता है। अब अगर यह की बात करूं, उच्चारण स्थान कहां है? यह का उच्चारण स्थान आपका आता है तालव्य। मतलब कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये आपका तालव्य में भी कौन आएगा? ये आएगा। और दो वर्ण ऐसे होते हैं जिनको श्रुति मूलक कहा गया है। श्रुति मूलक मतलब कि सुनने में स्वरों की तरह लगते हैं। कौन कौन से? य और व। मतलब कि य को ही मैं श्रुति मूलक वर्ण भी कह सकता हूं कि नहीं? देखिएगा अल्पप्राण महाप्राण सघोष उच्चारण स्थान संघर्षहीन श्रुति मूलक अंतःस्थ अर्धस्वर, ये सारी बातें आपके सामने मैंने इससे संबंधित रखी हैं। यह हो गया खत्म। यह से संबंधित इतने सारे प्रश्न बनते हैं, यानी कि 7-8 प्रश्न तो आपके यहां से डायरेक्टली यह से ही बनते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं यह के बाद में क्या आता है? र। तो र पे चर्चा करते हैं। ये लीजिए यह के बाद में आता है र, तो मैंने र भी लिख दिया। अब र के बारे में बात करें, सबसे पहले वर्णमाला में इसे किस समूह में रखा गया है? अंतःस्थ ऊष्म या स्पर्श व्यंजन। तो य र ल व, य र ल व चारों क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। कहलाते हैं कि नहीं? उसके बाद में क्या आपका र का कोई और नाम भी है? है। क्या नाम है? प्रकंपित है कि नहीं? कल बताया था आपसे, पिछली क्लास में मैं बात कर चुका हूं। प्रकंपित के र जो है उसमें कंपन पैदा होता है। इस र को बोलते समय जीव में कंपन पैदा होता है, इसलिए र को प्रकंपित कहते हैं। प्रकंपित के साथ साथ एक नाम और भी आता है। क्या? कंपन जात। कंपन जात के कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय जीव में कंपन पैदा होता है? ये आपका कौन आता है? ये आपका आता है र। अब मैं आपसे सघोष अघोष की बात करूं तो बताइए र कैसा है? र जो है वो आपका सघोष वर्ण आता है कि नहीं? और सघोष को ही एक नाम और भी दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? घोष दिया गया है कि नहीं? अब एक बात और बताओ, इसको मैं अल्प प्राण में रखूं या महाप्राण में? तो अंतःस्थ अ से अंतःस्थ अ से अल्प प्राण आते हैं कि नहीं? तो ये आपका एक और नाम आ गया। क्या नाम आ गया? अंतःस्थ। अरे भाई आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? अब दो बात और बात करता हूं। एक नाम आता है लुंठित। इसी वर्ण को मैं क्या कह सकता हूं?
लुंठित क्यों? क्योंकि जीभ जो है र को बोलते समय जीभ जो है वो रगड़ती है ऊपर के मूर्धन्य स्थान को, इसलिए हम इसको लुंठित कहते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आपको बता रहा हूं, इसका एक नाम होता है वर्तस्य वर्ण। वर्तस्य वर्ण भी इसका नाम होता है, जिस पर चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो ये सारी बातें थी। अंतःस्थु, प्रकंपित हो गया, अंतःस्थ हो गया, ये सारे नाम किसके आते हैं? ये सारे नाम आते हैं आपके केवल और केवल र के। तो ऐसे ही आपने एक एक वर्ण पर पूरी तरह से पकड़ बनानी है कि आपका सिंपल सा प्रश्न भी आपका छूटने ना पाए। सिंपल सा प्रश्न जो है वो भी आपका छूटने ना पाए। लुंठित हो गया, प्रकंपजात, मूर्ध। अब एक बात और, इसका उच्चारण स्थान नहीं याद किया है अभी तक। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान मैंने आपसे कहा था मूर्धा, या इसी के उच्चारण स्थान को हम मूर्धा को ही क्या कहते हैं? मूर्धन्य कह सकते हैं। तो नहीं, अब आपकी सारी जानकारियां र से पूरी होती है, और र से पूरी होती है य, ह पढ़ा, फिर र पढ़ा, य पढ़ा, फिर र पढ़ा। र के बाद में क्या आता है? र के बाद में आपका आता है य, र, ल, व। ल भी पढ़ेंगे, व भी पढ़ेंगे। तो सबसे कम प्रश्न जो आपके आते हैं वो आपके ल से बनते हैं। 4 या 5 नाम इसके हम नए पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि ल क्या है? तो ल है क्या? ल जो हमारा है ये अंतःस्थ है। पहली बात, ये हमारा क्या आता है? ये हमारा आता है अंतःस्थ। दूसरी बात ये है कि अल्पप्राण या महाप्राण? अल्पप्राण, क्योंकि सारे अंतःस्थ क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। यही क्या कहलाता है? हमारा सघोष कहलाता है कि नहीं? ह को छोड़ करके सारे के सारे जो आपके अंतःस्थ होते हैं वो सारे के सारे सघोष कहलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ल के और क्या नाम है? पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण है कि नहीं? इसी ल को हम पार्श्विक बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपसे बताया था पार्श्विक 2 शब्दों के मेल से बना है। पिछली क्लास में बता चुका हूं। पार्श्व प्लस इक, यानी कि पार्श्व का मतलब होता है बगल से, कि जब इसको हम बोलते हैं तो जीभ का आगे का भाग, अग्रभाग, ऊपर मूर्धा को स्पर्श होता है, लेकिन उसकी बगल से वायु निकल जाती है। इसीलिए हम इस ल को क्या कहते हैं? इसी ल को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। उसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूं, इसी को हम एक नया नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसी को हम वर्तस्य वर्ण भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वर्तस्य वर्ण। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी। उसके बाद में ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यहां लिख देता हूं, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? दंत होता है। तो इतने सारे प्रश्न जो है वो आपके कहां से बने हैं? ल से बने हैं। ठीक है, देखिएगा 6 प्रश्न तो आपको एक एक वर्ण से इतने इतने प्रश्न बन जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। उसके बाद में आखिरी जो बात आपकी आज की बची है, आखिरी जो आपकी आज की बात बची है वो कौन सी है? वो है य, र, ल, व को और आप पढ़िएगा। उसके बाद में आज की क्लास के बाद की अगली क्लास की चर्चा करते हैं। व से हमारे बड़े प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो हम ये लिखेंगे कि व क्या है? अंतःस्थ है। य, र, ल और व क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ कहलाते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। यही हमारे, देखिए य, र, ल, व की बात करूं तो यही हमारे सारे क्या कहलाते हैं? सघोष भी कहलाते हैं। सघोष को ही क्या कहते हैं? घोष भी कह सकते हैं। इसी य को हम क्या कहते हैं ना, व को हम क्या कहते हैं? व को हम क्या कहते हैं? अरे व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है कि नहीं? तो इसी को हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ, या इसी को हम ऐसे दंतोष्ठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों शुद्ध है, कोई गलत नहीं। ठीक है, दोनों सही। उसके बाद में व को क्या कहेंगे? व का उच्चारण स्थान भी हो गया, सघोष अघोष भी हो गया, अल्प प्राण महाप्राण भी हो गया, अंतःस्थ भी हो गया। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसे य और व को अर्धस्वर कहते हैं? कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं अर्धस्वर भी हो गया ये हमारा। व को ही हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने पहले बताया था, पिछली क्लास में चर्चा कर चुका हूं कि जो आपके य और व है इनका उच्चारण अनेक बार स्वर की तरह होता है। जैसे चाहिए, लिए, कौवा, कौवा, ऐसे प्रश्नों पे हम बात कर चुके हैं पिछले में। ठीक है,
अब उसके बाद में दो आपके वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनको हम संघर्षहीन कहते हैं, जिसमें से आपका संघर्षहीन वर्ण में आपका व भी शामिल होता है। व भी शामिल होता है आपका श्रुति मूलक शब्दों वर्णों में। श्रुति मूलक ये क्या है? आप जो नए हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूजन में होंगे कि सर ने इतनी डीपली चीजें कब बता दी, कैसे बता दी। ये आपने पिछली क्लास देखनी है, तब आपको ये सारी की सारी बातें जो है ये आपको वहां पर समझ में आएंगी, ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। मैं तो ये कहता हूं कि जो पहली क्लास है, पहली क्लास से अगर आपने बीच में कोई क्लास मिस करी हुई है तो वहां आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपका हर कड़ी एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए पढ़ा रहा है। ठीक है, कोई भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते हुए पढ़ेंगे और इसी प्रकार से पूरी हिंदी वर्णमाला मैं आपकी कराऊंगा। हिंदी वर्णमाला नहीं, पूरे हिंदी व्याकरण को मैं आपकी को कराऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इतने सारे प्रश्न जो है वो एक एक वर्ण से हमारे बन जाते हैं। तो आज इतनी क्लास मैंने आपको दी है, उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। तो समझ में आ रही है तो एक हल्का सा देख लीजिएगा कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था और आज की क्लास में क्या पढ़ाया है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये हर एक वर्ण से जानकारियां दी हैं। ये आज की बात बता रहा हूं। सघोष अघोष पढ़ाए हैं, उससे पहले मैंने पढ़ाया था अल्प प्राण महाप्राण पढ़ाया था, देखिए प्राणत्व के आधार पर। उससे पहले मैंने इनका उच्चारण स्थान बताया था, उससे पहले उच्चारण स्थान स्वरों व्यंजनों का करवाया था। कल आगत स्वर पे इतनी चर्चा हुई थी, इतने सारे नाम बताए गए थे। आज उसके बाद द्विगुण पे बात हुई थी कल। उससे पहले क्या पढ़ाए थे? संयुक्त वर्ण पे चर्चा हो चुकी है। उससे पहले ऊष्म पे चर्चा हो चुकी है। उससे पहले अंतःस्थ पे चर्चा हो चुकी है। सभी स्पर्श पे चर्चा हो चुकी है, उनके सभी नामों पे चर्चा हो चुकी है। उससे पहले व्यंजनों को मैंने जब सबसे पहले आपसे बताया था तो इस प्रकार से बांट करके वर्गों में इसको समझाया था। तो उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है हिंदी की ये पसंद आ रही है। पसंद आए तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को, दोस्तों को शेयर करना है ताकि वे भी इसे देख सकें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो पूरी की पूरी वर्णमाला का सार पढ़ाने वाला हूं। ऐसे प्रश्न जो आप लोगों ने बहुत कम देखने को मिले होंगे वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों से अगली क्लास में चर्चा करूंगा। जिसके बाद जो अगली क्लास रहेगी वो हमारे हिंदी वर्णमाला की आखिरी क्लास रहेगी। उसके बाद मैं आपसे हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो हमारी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।